हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 15 मार्च और आज की डेट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है सिप्री रिपोर्ट। देन हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम 2025 के बारे में। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है तो ये काफी चर्चा में रही है। देन हम देखेंगे लार्ज फेज्ड एरे रडार के बारे में। हाल ही में भारत का जो बॉर्डर है उसके आसपास इसको लगाया गया है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। देन हम देखेंगे एमओयू फॉर मेडिकल कोऑपरेशन। सो चिकित्सा में सहयोग को लेकर भारत और किसी अन्य देश के मध्य एमओयू साइन हुआ है, ये देखेंगे। देन हम देखेंगे स्पेयरएक्स मिशन के बारे में एंड पीडीएस लीकेज के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट, which country became the largest arms importer in the world during 2020 to 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, यूक्रेन या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है यूक्रेन। आप देख सकते हैं, according to Stockholm International Peace Research Institute, India was the second largest arms importer from 2020 to 24, though its import fell by 9.3% compared to 2015 to 19. And Ukraine became the world's largest arms importer, with imports rising nearly 100 times. So India's arms import from Russia fell to 36% in 2020 to 24 from 55% in 2015 to 19. And India was the top arms buyer from both Russia and France. The US led global arm export with 43%, while Russia's export dropped by 64%. So China exited the top 10 arms importer list for the first time since 1990 to 94, showing domestic production growth. So France emerged as India's second largest supplier. इसके साथ ही सिप्री की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। So this institute is dedicated to research into conflict, armaments, arm control and disarmament, और इसको establish किया गया था 1966 में। So it provides data analysis and recommendations based on open sources to policymakers, researchers, media and interested public। और ये स्थित है स्टॉकहोम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Prime Minister's Internship Scheme 2025 is launched by which ministry? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। आप देख सकते हैं।
The Prime Minister Internship Scheme 2025 is launched by the Ministry of Corporate Affairs to provide hands on industry experience, and it is a 12-month apprenticeship program with 1,25,000 vacancies around various sectors. So, the scheme helps participants develop industry relevant and soft skills like teamwork and communication. So, eligible candidates include 10th, 12th, ITI, Polytechnic, Diploma, or graduates aged 21 to 24 years. So, applications are open online from 12th of October 2024 to 12th of March 2025. And the selected interns will receive a 5,000 monthly stipend and a one-time benefit of 6,000. सो अब ध्यान रखेंगे, पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently deployed a powerful large phased array radar near the Myanmar border? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने हाल ही में म्यांमार सीमा के पास एक शक्तिशाली लार्ज फेज्ड एरे रडार तैनात किया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया है चाइना ने। आप देख सकते हैं, चाइना डिप्लॉयड अ पावरफुल लार्ज फेज्ड एरे रडार इन यूनान प्रोविंस नियर द चाइना म्यांमार बॉर्डर। So it has a surveillance range of over 5,000 kilometers covering the Indian Ocean and deep into Indian territory. So it can detect and track ballistic missile launches in real time. Unlike traditional radars, it uses electronically controlled antennas for instant scanning. And it can track multiple targets, including ballistic missiles with high precision. LPARs play a key role in early warning systems and air defense networks. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चाइना ने जो चाइना म्यांमार बॉर्डर है वहां पर लार्ज फेज्ड एरे रडार को डिप्लॉय किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which country has India recently signed an MOU for cooperation in the field of medical products regulation? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया या फिर अर्मेनिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये एमओयू साइन हुआ है इंडिया और अर्मेनिया के मध्य। आप देख सकते हैं, इंडिया signed an MOU with Armenia for cooperation in the field of medical products regulation. And the MOU was signed in presence of India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Armenia's Foreign Minister Ararat Mirzoyan. So, India and Armenia also agreed to explore cooperation in digital technologies and pharmaceuticals, and the nations reviewed bilateral ties in political, trade, economic, cultural, and educational sectors.
So an additional MOU was signed between the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service and Armenia's Diplomatic School for Diplomatic Training. सो अर्मेनिया की बात करें तो इसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया के नाम से जानते हैं और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है वेस्ट एशिया में. So it is a part of the Caucasus region and is bordered by Turkey to west, Georgia to the north, and Azerbaijan to the east, and Iran, and the Azerbaijanis exclave of Nashkeva of the south. और अर्मेनिया जो है इसकी कैपिटल है येरेवन, जो कि यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल भी कही जाती है. यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अर्मेनियन. सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो ये स्टैब्लिश किए गए थे 1992 में. And then India opened its embassy in Yerevan on 1st of March 1999. Then Armenia, which has opened an honorary consulate in 1994, established its embassy in New Delhi in 1999. So India and Armenia share historical and cultural ties with growing collaboration in trade and defense. And bilateral trade has been increasing with cooperation in pharmaceuticals, IT, and infrastructure development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नासाज स्पेयरएक्स मिशन. सो यहाँ पर नासा का जो स्पेयरएक्स मिशन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है नासा हैज डेवलप्ड स्फेयरएक्स अ स्पेस टेलीस्कोप टू एक्सप्लोर द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स. एंड सेकंड, the mission aims to provide insights into cosmic inflation and the rapid expansion of the universe that occurred a fraction of a second after the Big Bang. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि नासा का जो स्फेयरएक्स मिशन है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं. स्फेयरएक्स मिशन की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपो ऑफ रायोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर. So it has been designed to study the origins of the universe and search for water reservoirs in the Milky Way. So one of its primary goal is to study cosmic inflation, the rapid expansion of the universe that happened within a fraction of a second after the Big Bang, approximately 13.8 billion years ago. And the telescope will create a 3D map of the cosmos in 102 colors, collecting data on more than 450 million galaxies and 100 million stars. So alongside SpaceX, NASA is sending Punch, जो कि एक मिशन है to study the solar corona and solar wind. So SpaceX will measure the collective glow of light from intergalactic space and analyze star-forming regions within our galaxy. And the data gathered could help scientists better understand the physics driving cosmic inflation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What does PDS leakage refers to in the context of the National Food Security Act 2013? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में पीडीएस लीकेज से क्या तात्पर्य है.
आपके ऑप्शंस हैं: एन ओवर एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू नॉन एलिजिबल हाउस होल्ड्स, सेकेंड, द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स रिलीज्ड बाय द एफसीआई दैट फेल्ड टू रीच द कंज्यूमर्स, एंड थर्ड, द अमाउंट ऑफ मनी लॉस्ट इन मेंटेनिंग द पीडीएस सिस्टम, या फिर द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर आपको बताना है जो ये टर्म है पीडीएस लीकेज, ये किससे संबंधित है या ये किसको सही तरीके से डिफाइन करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। So it is the amount of food grains released by FCI that failed to reach the consumers. आप देख सकते हैं। So PDS leakage refers to the portion of food grains such as rice and wheat released by FCI that failed to reach consumers, usually due to inefficiencies or corruption in the distribution process. So, this issue was one of the major concerns addressed by the NFSA 2013, and reforms have significantly reduced leakages across many states. But in recent study, India's PDS faces a significant leakage problem with approximately 28% of the subsidized grains failing to reach intended beneficiaries and resulting in a financial loss of around 69,108 crore annually. इसलिए अभी ये जो टर्म है पीडीएस लीकेज ये काफी चर्चा में रहा है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।